Hello everyone, my name is Priya and I will teach you home science for BA second year. BA second year में हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 है, जिसके बारे में हम आज इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो हमारा पेपर 1 है, इसमें हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के बारे में। एक्चुअली टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग जो है, यह पूरा का पूरा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है उससे, उसकी फिनिशेस से और कहाँ से ये कपड़ा आता है, अर्थात इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो कल्टीवेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारा जो पेपर 1 है ये 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका जो हमारा यूनिट 1 है, इसमें हम सबसे पहले टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कि किसे क्या कहा जाता है, कि जैसे कि वीविंग क्या होता है, ठीक है, नॉटिंग क्या होता है, निटिंग क्या होता है, इस तरीके की बहुत सारी टर्म्स होती है और अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स को किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में हमारा आता है क्लासिफिकेशन, आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। ठीक है, टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं इनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, अर्थात कितने प्रकार के फाइबर्स होते हैं और उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब आती है हमारी इसके बाद में यूनिट सेकंड में हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, इसका एक रिमेनिंग टॉपिक और है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉटन है, लिनन है, वुल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और कहाँ से उसको खेतों से ला करके उसके बाद फैक्ट्रीज़ जो होती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पर ला करके उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि धागे बनते हैं और धागे से कैसे कपड़ा बनता है, फिर उस पर कैसे कलर किया जाता है, इन सब प्रोसेस को हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड यूनिट है, इसके अंदर हम रेयॉन एंड जो नायलॉन है इसके बारे में बात करेंगे कि ये इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इसका नेक्स्ट यूनिट सेकंड का टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न्स के बारे में पढ़ेंगे। यार्न्स जो होते हैं, यार्न्स मीन्स धागे, जिन्हें धागे कहा जाता है। जो ये धागे होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, किन मेथड से इनको बनाया जाता है और किस धागे से किस प्रकार का कपड़ा बनता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी, मीन्स जो फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो होती हैं इनके बारे में बात करेंगे, अर्थात फैब्रिक को किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि वीविंग और निटिंग मेथड से तो बेसिक कपड़ा बनाया जाता है, इसके अलावा बहुत सारी अलग एडवांस्ड मेथड्स होती है जिनके थ्रू फैब्रिक को बनाया जाता है, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा फैब्रिक होता है या फाइबर्स होता है उनका जो कलर फास्टनेस होता है, अर्थात किस तरीके से उसके ऊपर कलर जो चढ़ाया जाता है वो कलर कैसे निकलता है या नहीं निकल पाता है उसके ऊपर से, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी केमिकल और फिज़िकल मेथड्स होती है जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये कॉटन का फाइबर है, ये लिनन का फाइबर है या ये वुल का फाइबर है, तो इस प्रकार से हम रेशो को पहचानते हैं। तो हम इसमें बेसिक मीन्स हम रेशे से लेकर के कपड़ा बनने तक का जो प्रोसेस होता है वो इस पूरे पेपर में पढ़ेंगे। तो हम इसमें कुछ सिंपल जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हमारी आती है इसमें यूनिट थर्ड। जो यूनिट थर्ड है इसमें बेसिकली फैब्रिक फिनिशेस के बारे में बात की जाती है। फैब्रिक फिनिशेस मीन्स जब कपड़ा हमारा बन जाता है, कपड़ा बन जाने के बाद में उसके ऊपर किस तरीके से कलरिंग की जाती है और किया जाता है। अच्छा, कलरिंग करने के बाद भी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी एडवांस उसको फिनिशेस दी जाती है ताकि जैसे कि कपड़ा श्रिंक ना हो, या किसी पे परमानेंट प्रेस किया जाता है ताकि कि वो कपड़ा जो है हमेशा उसके ऊपर कभी किसी तरीके की सलवट ना पड़े और हमें उसको प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इस तरीके से दी जाती है। इसके अलावा हमने जैसे कि वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऐसे जो कपड़े होते हैं हमने इनके बारे में भी पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं मार्केट में ऐसा कपड़ा अवेलेबल होता है, तो इन कपड़ों को कैसे बनाया जाता है, तो ये चीज़ आपको फैब्रिक फिनिशेस के अंदर हम
पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी ऐसी भी टेक्निक्स होती है जैसे कि मॉथ प्रूफ टेक्निक्स होती है जिसमें कि हम कपड़े के ऊपर किसी भी प्रकार के कीड़े भी नहीं लगते हैं, तो ऐसी भी फिनिशेस होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो कपड़ों के ऊपर डाइंग की जाती है। डाइंग मीन्स कलरिंग करना, ठीक है, जो फैब्रिक को कलर किया जाता है उसको। अच्छा, अब यहाँ पर क्या जो कलरिंग होती है वो भी अलग अलग तरीके से होती है कि जैसे हम चाहें तो जो रेशे होते हैं उनको भी कलर कर सकते हैं, हम चाहें तो जो यार्न बन जाता है धागा रेशों से उसको भी कलर कर सकते हैं, और जो धागा होता है इसके बाद अगर आपने चाहे तो आप कपड़े को भी कलर कर सकते हो। तो हम तीनों स्टेजेस में यानी कि फाइबर स्टेज में, यार्न स्टेज में और जो फैब्रिक स्टेज होता है, इन तीनों में हम कपड़े को कलर किया जा सकता है या इनको टेक्सटाइल को कलर किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कितने कितने तरह की होती है, कौन कौन सी होती है। तो इसमें बेसिकली यार्न्स को कलर करने के बारे में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग के बारे में। प्रिंटिंग टेक्निक तो हम सभी जानते हैं। प्रिंटिंग मीन्स किसी भी कपड़े के ऊपर छपाई का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम धागे के ऊपर या रेशे के ऊपर तो छपाई करेंगे नहीं। जब हमारा पूरा कपड़ा मैन्युफैक्चर हो जाएगा, पूरा कपड़ा रहेगा, उसी के ऊपर हम प्रिंट को लगाएंगे या प्रिंटिंग की जाएगी। हम देखते हैं बहुत तरीके के फैब्रिक्स होते हैं, जैसे किसी पे ब्लॉक प्रिंटिंग्स होती है, किसी पे स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, ये इसके टाइप्स होते हैं। हमने टाई एंड डाई या बाटिक ये सब देखी है, तो इन सब के बारे में हम इसमें प्रिंटिंग में डिस्कस करेंगे। जो प्रिंटिंग होती है बेसिकली कपड़े को एस्थेटिक अपील देती है, सुंदर बनाने का काम करती है। यहाँ पर हमारी 3 यूनिट ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आएगा यूनिट 4। जो हमारा यूनिट 4 है, इसमें बेसिकली हम जितनी भी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स वो होती है जिसमें कि जो हमारे पारंपरिक जितनी भी टेक्सटाइल है जो पुराने समय से आ रही है और जो बहुत ही प्रचलित है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो है उसमें बेसिकली हम जैसे कश्मीर की जो टेक्सटाइल होती है उसके बारे में बात करेंगे, पंजाब है, इसके अलावा हम गुजरात की, ठीक है, बंगाल की हो गई। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम राजस्थान की जो हमारी होती है उसके बारे में, इसके अलावा यूपी और एमपी की जो टेक्सटाइल्स होती है उनके बारे में भी बात करेंगे, और आंध्र प्रदेश की टेक्सटाइल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है जो पूरे विश्व भर में फेमस है, यहाँ तक कि नहीं सिर्फ भारत में, भारत के अलावा कहाँ कहाँ पर और ये फेमस है। तो यहाँ की जैसे शॉल्स है, कारपेट्स हैं, जो पहनने का कपड़ा होता है, इसके अलावा साड़ी है, सूट्स है, एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, शॉल्स होती हैं, तो ये सभी चीज़ें बहुत फेमस होती हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। जो सिल्क का कपड़ा होता है वो कहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में हम अच्छे से इसके अंदर डिटेल में इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट 4 का टॉपिक है वो है बेसिकली सिलेक्शन ऑफ गारमेंट। सिलेक्शन ऑफ गारमेंट्स मीन्स कपड़े का चयन किस प्रकार से किया जाता है। कपड़े का चयन मीन्स कपड़ा किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, चाहे वो आपके पहनने के लिए हो, चाहे वो आपकी घर की साज सज्जा के लिए हो, और आप चाहें तो इसके अलावा जो मतलब हमारी जो फर्निशिंग की जाती है, पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं, अपहोल्स्ट्री होती है, बेडशीट्स होती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी हम किस प्रकार से कपड़े का चयन करते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो हम खुद के लिए कपड़ा जब चूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या क्लाइमेट का ध्यान रखते हैं, अर्थात मौसम कैसा होना चाहिए जब आप कपड़ा पहनते हो। हम सर्दियों में सर्दी के कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम गर्मी के अनुरूप कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार से बारिश में आप बारिश के अनुरूप मीन्स वाटरप्रूफ कपड़ा पहनोगे जब आप बाहर निकलोगे, विंटर्स में आप वुलन पहनोगे, जो गर्मी आएगी इसमें आप कॉटन या रेयॉन पहनोगे। तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं कि हम किस मौसम में किस प्रकार का कपड़ा हमको पहनना चाहिए। तो यही हमारा टॉपिक आता है सिलेक्शन ऑफ गारमेंट के अंदर, कि आप किस क्लाइमेट में आप कपड़े का क्या ध्यान रखेंगे, इसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। मीन्स ऑब्वियस बात है जो बेडशीट होगी वो बेड स्प्रेड के लिए ही आपको काम आएगी। जो पर्दा होगा वो बेसिकली आपको जो आपकी विंडोज़ होती है या डोर्स होते हैं इनको कवर करने के लिए ही काम आएगा। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ में हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एज हर व्यक्ति का कपड़ा होना चाहिए। तो एज के अकॉर्डिंग हम कपड़ों के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे।
तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या ध्यान रखते हो, तो हम इसके बारे में इसी टॉपिक में बात करेंगे। फैशन के अकॉर्डिंग कपड़ा होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि आजकल हम जो भी कपड़ा पहनते हैं अकॉर्डिंग टू फैशन ही पहनते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति का ऑक्यूपेशन क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं, जो फायरमैन्स हैं, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या कोई भी, तो सभी का ड्रेस कोड डिसाइडेड होता है कि उन्हें उसी प्रकार का या इसी कलर का कपड़ा पहनना होता है। तो उनके लिए जो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सूटेबल रहता है, वो कपड़ा हम कैसे पहनेंगे, कैसे उसका सिलेक्शन करेंगे, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ ओकेजन का, ओकेजन मीन्स किसी भी प्रकार के अवसर का, किस अवसर पर आप क्या कपड़ा पहनते हो, ठीक है। जैसे होली है, दीपावली है, तो ये ओकेजन हो गई। इसके अलावा शादी हो गई, कोई विवाह समारोह है, या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी अवसर है, उस पर हम कपड़ा पहनने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ गारमेंट्स के अंतर्गत। इसके बाद में जो हमारी यूनिट आती है, दैट इज़ यूनिट 5th। जो यूनिट 5th है, ये हमारे इस टॉपिक की, जो हमारा पेपर है इसकी सबसे लास्ट यूनिट है, जिसके में हम बेसिकली लॉन्ड्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में या मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कपड़े की केयर मेंटेनेंस के लिए काम आता है, वॉशिंग के लिए काम आता है और कपड़े को नया बनाने के लिए काम आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स के बारे में। लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स क्या चीज़ होती है, जिससे हम कपड़े को किस प्रकार से धोते हैं या धोने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सभी हमारे लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स में आते हैं। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, सक्शन वॉशर यूज़ करते हैं, साथ ही साथ जैसे कि आप मग्स है, बाल्टी है, इनको यूज़ करते हो, तो ये सारे के सारे आपके लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स हैं। जैसे कि ब्रश हो गया, स्क्रबिंग बोर्ड हो गया, ये सभी चीज़ें कितने प्रकार की होती है और कौन सी चीज़ क्या काम आती है, तो इसके बारे में हम लॉन्ड्री इक्विपमेंट में पढ़ेंगे। फिर आता है, हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, पानी आपके पीने के लिए जितना ज़रूरी उतना ही आपके क्लीनिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। तो हम क्लीनिंग के लिए किस प्रकार से पानी को काम में लेंगे, कपड़ों को धोने के लिए। इसके अलावा जो हमारा लॉन्ड्री सोप्स हैं एंड डिटर्जेंट्स, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो सोप्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मॉल स्केल पर नहीं बनते हैं। ये हम देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर बनता है, चाहे सोप हो गया, चाहे डिटर्जेंट हो गया। तो जो उसको बनाया जाता है, बनाने के बाद में इनको किस प्रकार से पैक करके मार्केट में भेजा जाता है, तो इसमें हम इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि ये किन केमिकल से बनते हैं, तो हमारे क्या यह हमारे कपड़ों के लिए हार्मफुल या हमारी स्किन के लिए हार्मफुल तो नहीं है, या हमारे लिए बेनिफिशियल है, और ये किस प्रकार से कपड़ों को क्लीन करने का काम करते हैं, तो इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है और जो इसका केमिकल मेथड होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या कॉम्पोजिशन से ये बनाए जाते हैं, चाहे सोप हो चाहे डिटर्जेंट हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्ड्री रिएजेंट के बारे में। लॉन्ड्री रिएजेंट, जो लॉन्ड्री रिएजेंट होते हैं बेसिकली, जैसे कि जो ब्लीचेस होती है, जब हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो ब्लीच क्या होती है, एक टाइप की केमिकल ही होती है ना। तो जब आपका किसी भी चीज़ से कपड़ा किसी भी प्रकार का स्टेन लग गया, वो किसी चीज़ से नहीं हट सकता, तो हम उसमें ब्लीच का यूज़ करके उसको हटाते हैं। साथ ही ब्लूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ब्लूज़ क्या चीज़ है, जो हमारे कपड़े को नयापन देने का काम करती है, ठीक है। और स्टार्चेस के बारे में, स्टार्चेस जो होती हैं ये कपड़े को एक क्रिस्प देने का काम करती, कड़क बनाती है। तो जैसे कि कॉटन का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, तो सिल्क पर तो हम वैसे कई बार नहीं चढ़ाते क्योंकि ऑलरेडी वो स्टिफ होता है। तो जो कॉटन का कपड़ा है, मलमल का कपड़ा है, अगर आप इन पे चढ़ाना चाहते हो तो इस पे स्टार्चेस को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि स्टार्च क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है, कैसे इनका एप्लीकेशन मैथड है और क्या इनका मैन्युफैक्चरिंग मैथड है। तो वो हम ब्लीचेस के लिए पढ़ेंगे, ब्लूज़ के लिए पढ़ेंगे और स्टार्चेस के लिए भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉशिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ वॉशिंग मीन्स कपड़े को वॉश करने की कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत है जिनके द्वारा कपड़ों को वॉश किया जाता है। क्योंकि ऐसा है कि जो कपड़ा है वॉशिंग के लिए, तो अगर हम उनको प्रॉपर मेथड्स के थ्रू या तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कपड़ा जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कपड़े को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेन रिमूवल के बारे में। स्टेन रिमूवल, जो स्टेन रिमूवल होता है मीन्स कि किसी कपड़े के ऊपर स्टेन लग गया है तो वो किस टाइप का स्टेन है और आप उसको किस मेथड से रिमूव करेंगे। तो ये हम इसमें बहुत से डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे स्टेन रिमूवल में। और नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई क्लीनिंग। जो ड्राई क्लीनिंग है इसको आप
जो मार्केट में करवाते हो इसको आप घर पे कैसे कर सकते हो, तो हमें इसे घर पे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है इस मेथड को, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक आता है हमारे इस पेपर का, केयर एंड स्टोरेज ऑफ लॉन्डर्ड क्लोथ्स। जो लॉन्ड्री कर देने के बाद जो कपड़े होते हैं उनकी कैसे केयर की जाती है, कैसे आप उनको स्टोर करेंगे, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे ताकि जो हमारे कपड़े होते हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की मोथ ना लगे, वो कपड़ा ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है पेपर 1 का टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, जिसमें हमने 5 यूनिट में डिस्कस किया कि हम किस में क्या क्या टॉपिक को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पेपर 2 की। जो हमारा पेपर 2 है इसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन, मीन्स भोजन और पोषण के बारे में। ठीक है, खाद्य एवं पोषण इस पेपर का नाम है। इसमें भी आपकी वापस से 5 यूनिट्स हैं, जिसमें हम जो यूनिट 1 है इसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन लेंगे। जो हमारा बेसिक फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, मीन्स फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, स्वास्थ्य क्या होता है, न्यूट्रिशनल केयर क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें इस पूरे पेपर का जो बेसिक एसेंस है वो हमें मिल जाए। साथ ही साथ हम फूड के फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, मीन्स फंक्शंस ऑफ फूड। जो फूड है इसके क्या कार्य होते हैं, कितने प्रकार का फूड होता है, किस भागों में इसका क्लासिफाई किया गया है, किस प्रकार का होता है, इसका कार्य क्या होते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ जो बेसिक जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शॉर्ट में CHO कहते हैं, फैट्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इन तीनों जो हैं ये कैसे बने हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या क्या, अर्थात कितने प्रकार के हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, हमें किस प्रकार के भोज्य पदार्थ से ये मिलते हैं और हमारे शरीर में ये क्या पूर्ति करते हैं और इनकी कमी या अधिकता से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की। जो बेसिकली यूनिट 2 है इसमें हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एनर्जी मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचय के बारे में, कि किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उससे हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है। सभी के सभी पोषक पदार्थ जो होते हैं ये हमें भोजन से मिलते हैं। तो इसकी हम यूनिट्स पढ़ेंगे। जो फ्यूल वैल्यू होती है उसके बारे में, साथ ही फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू होती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आगे आता है हमारे जितने भी जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन, आयोडीन, जिंक। इनका हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इनके कार्य पढ़ेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और हमें किन किन फूड सोर्सेज से ये प्राप्त होते हैं, साथ ही इनकी कमी से क्या क्या बीमारियां हो जाती है उनके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे पूरे भोजन का और हमारे दैनिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है पानी। तो हम वाटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली पानी किस प्रकार से बना हुआ है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं हमारी बॉडी के अंदर, डेली हमारी बॉडी से कितना लॉस होता है, पानी के क्या फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, आगे हम आते हैं यूनिट 3 में। जो हमारी यूनिट 3 है बेसिकली इसके अंदर वाइटामिन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो वाइटामिन्स मीन्स विटामिन जिसे कहा जाता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल होते हैं और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, हम इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से होते हैं, इनकी भी क्या कमियां होती है, कि इसकी अधिकता से और कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, किन भोज्य पदार्थों से हमें मिलते हैं, हमें एक दिन में कितना विटामिन लेना चाहिए, इसके फंक्शन क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसकी हम बात करेंगे कुकिंग ऑफ फूड, मीन्स फूड को जो कुक किया जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फूड का। कुछ फूड ऐसा होता है जिसको हम रॉ फॉर्म में ही कंज्यूम कर सकते हैं, पर कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको कि आपको पका करके खाना ही ज़रूरी होता है, तभी हमारी बॉडी के अंदर वो जा करके अच्छे से मेटाबोलाइज होता है और हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो अगर हम इनको कुक नहीं करेंगे तो कुक नहीं करने की वजह से हमें ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में जाकर के प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो इनकी हमें जो कुकिंग होती है उसकी एडवांटेजेस क्या होती है, ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे कुकिंग के, इसके अलावा क्या क्या मेथड्स हैं कुकिंग की, उनके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम जब कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के दौरान हम किस प्रकार से जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, इनको हम बचा सकते हैं, इनका लॉस होने से बचा सकते हैं। तो उस मेथड्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारा इसके बाद
इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स खाद्य का परिरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। आप भोजन को कैसे परिरक्षित करके रखेंगे कि जिससे कि वो लंबे समय तक खराब नहीं हो। जैसे कि हमने देखा है पिकल्स में आपने देखा होगा, है ना, अचार होता है, मुरब्बा होते हैं, जैम्स होते हैं, ठीक है, जेलीज होती, तो इसको किस प्रकार से ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि ये बहुत लंबे लंबे समय तक अच्छे बने हुए रहते हैं, साथ ही ख़राब नहीं होते हैं, जिनको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो इन मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो फूड प्रिजर्व करने का क्या उद्देश्य होता है हमारा, इसके साथ ही कैसे हम फूड को स्पॉइल होने से या ख़राब होने से बचा सकते हैं और कौन कौन सी मेथड्स होती है। तो हम ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या मेथड्स हैं, ठीक है, क्या हमारे एम्स हैं इनको करने से, इसके अलावा हम किस प्रकार से फूड को स्पॉइल होने से या डिटोरेट होने से हम बचा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के बारे में। जो यूनिट 4 है इसके अंदर हम बेसिकली फूड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। फूड ग्रुप्स मीन्स जो भोजन है उसको कितने भागों में बांटा गया है, किस किस प्रकार का होता है। जैसे कि देखो, जब हम एक थाली में खाना खाते हैं, जो हमारी फूड प्लेट है उसमें बेसिकली आपने देखा होगा आप चपाती लेते हैं, एक कोई हरी सब्ज़ी लेते हैं, साथ ही कोई दाल लेंगे, चावल लेंगे, सलाद लेते हैं, कोई मीठी चीज़ लेते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप का भोज्य पदार्थ होता है। कुछ फ्रूट्स लेते हैं, कई बार हम जूसेस भी लेते हैं। तो ये कौन सा फूड किस कैटेगरी में आता है, इसके बारे में हमें फूड ग्रुप्स से ही जानकारी मिलती है। इसके बाद में इस यूनिट के जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमें जो अलग अलग लाइफ स्टेजेस होती है उसमें न्यूट्रिशन का या फूड का क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे कि प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में और लैक्टेशन टाइम पीरियड के अंदर क्या ध्यान रखा जाता है फीमेल का, कि उसे क्या क्या न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ जाते हैं इस टाइम पर, तो हमें फूड रिलेटेड क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो बच्चे, इसके बाद में जो बच्चों की इन्फेंसी एज होती है, मीन्स जो शेषावस्था जिसे कहा जाता है, जो इन्फेंसी एज के अंतर्गत हम बच्चे का क्या क्या ध्यान रखेंगे फूड रिलेटेड, कि आप उसको कितना न्यूट्रिशन दोगे, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराई जाती है, सप्लीमेंट्री फूड या जो वीनिंग होती है बच्चे को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अर्थात 6 महीने तक तो बच्चा मदर मिल्क पर ही डिपेंडेंट रहता है, लेकिन उसके बाद में उसको जो दूसरा फूड प्रोडक्ट है वो कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, कैसे उसको खिलाना शुरू किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इन्फेंसी के बाद में हम चिल्ड्रन, ठीक है, जिसमें हम गर्ल और बॉय दोनों का पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम टीन एज के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमें उसमें न्यूट्रिशन का क्या ध्यान रखना है। फिर हम पढ़ेंगे ओल्डर एज के जो लोग होते हैं उनका हमें क्या क्या ध्यान रखना है ओल्ड एज के लोगों का खाने पीने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक आते आते बॉडी जो होती है वो बहुत ही डिटोरेट हो जाती है। और जैसे कई लोगों को दांत नहीं होते, कई लोगों को बहुत वीकनेस होती, कमज़ोरी होती, कई लोग बहुत सी बीमारियों से ग्रसित होते, तो उस टाइम पर उनको क्या ध्यान रखा जाता है। और लास्ट आती है हमारे इस पेपर की यूनिट 5। इसके अंदर हम बेसिकली थेराप्यूटिक के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली थेराप्यूटिक डाइट क्या होती है, थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन होता है बेसिकली जो डाइट है, नॉर्मल डाइट, उसको हम किस प्रकार से ऐसा उसको बदल देते हैं कि वो एक दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में हमारे लिए भोजन कार्य करने लग जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटिक होता है उसको मीठा नहीं दिया जाता है, हार्ट पेशेंट है उसको ज़्यादा फैट या वसा नहीं देनी है। तो हम जब डाइट के अंदर ये चेंजेस करते हैं ना, कि किसी को मीठा देना बंद कर दिया, किसी को हमने घी तेल देना बंद कर दिया, तो वो थेराप्यूटिक डाइट कहलाने लग जाती है। तो हम किस किस प्रॉब्लम के लिए, किस किस बीमारी के लिए पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे ओवर वेट के लिए, जो मोटापा होता है उसके लिए, साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के बाद में हम पढ़ेंगे डायरिया के बारे में, मीन्स जब अतिसार हो जाता है तब आपको खाने पीने में क्या ध्यान रखना होता है। फिर हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, और लास्ट है हमारा हाइपरटेंशन। तो इस तरीके से हमारे जो पेपर 2 है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसकी भी 5 यूनिट हमारी डिस्कस हो गई है। तो आज इस वीडियो से आपको ये चीज़ पता चल गई कि हम जो BA सेकेंड ईयर का टॉपिक जो पढ़ेंगे या पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, उसमें हम किस किस यूनिट में हमारे पास कितने पेपर हैं, उनमें कितनी यूनिट्स और पर्टिकुलर यूनिट पे कौन कौन सा टॉपिक डिवाइडेड किया गया है। तो इससे आपको पूरा डिटेल में ध्यान रहेगा। तो अब हम जो हमारी
अगली वीडियोज़ होंगी उसमें हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन इन सभी को कंटिन्यू करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।